दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित 20 क्वेश्चन लगाएंगे और इन 20 क्वेश्चन में ही पूरे के पूरा जो टॉपिक है ये फिनिश हो जाएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम जानेंगे, जैसे साल बदलती है वैसे ही लोग बदलते हैं, इसलिए जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्यों नहीं। इसलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है दोस्तों, ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसमें 20 क्वेश्चन लगाएंगे हम और 20 क्वेश्चन के सभी ऑप्शन डिटेल में कराएंगे और 20 क्वेश्चन में ही पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। हम डेली 20 क्वेश्चन का एक टॉपिक बनाएंगे और डेली एक वीडियो चलेगी। ठीक है, 20 मिनट का समथिंग एक टॉपिक रहेगा, जिससे हमारा मूल विधि का जो है पूरा रिवाइज हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जानते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। इसमें इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, यानी आरटीआई एक्ट 2005। फुल फॉर्म है इसकी राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, फुल फॉर्म ध्यान रखोगे। और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो नई दिल्ली में है। ठीक, ये इतना सा और ध्यान रखोगे यहाँ से। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। बैक टू बैक 20 क्वेश्चन चलेंगे ताबड़तोड़। पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस तरह का अधिकार है। तो दोस्तों, ये सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है या फिर निजी अधिकार है। ठीक है, तो दोस्तों ये सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक, 19 फर्स्ट ए के तहत ये मौलिक अधिकार बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे, टाइम नहीं बिगाड़ना है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 विभाजित है, यानी किस किस में ये विभाजित किया गया है 2005। तो इसमें 6 अध्याय 68 धारा और 2 अनुसूचियां हैं, या फिर 7 अध्याय 29 धारा 3 अनुसूचियां हैं, या फिर 6 अध्याय 31 धारा 3 अनुसूचियां हैं, या फिर 6 अध्याय 31 धारा और 2 अनुसूचियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जहां पर हमें आवश्यकता होगी ऑप्शन को डिटेल में बताने की, वहां पर ऑप्शन डिटेल में भी बताएंगे। फिलहाल तो आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर जो आवश्यकता होती है वो धाराओं को लेकर के होती है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, अधिनियम 2005 को किसकी जगह पर लाया गया है, यानी जो आरटीआई अधिनियम 2005 है ये किस अधिनियम की जगह पर प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, दूसरा ऑप्शन सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, या फिर मानव संसाधन एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर सूचना अधिकार एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 1988। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक, यानी सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन में ही हम ये पूरा टॉपिक रिवाइज कर देंगे। ठीक है, और 20 मिनट होंगी लगभग। क्वेश्चन है, सूचना से संबंधित पहला कानून किस देश में बना था, यानी जो सूचना से संबंधित जो कानून बना था सबसे पहले ये किस देश में लागू किया गया था, कहाँ पर बना था ये, तो ये बताना है आपको। नॉर्वे में, अमेरिका में, स्वीडन में, या फिर फ्रांस में। तो दोस्तों सबसे पहले जो कानून बना था ये स्वीडन में बना था। ठीक है, स्वीडन में 1766 में। ठीक, ये ध्यान रखोगे, 1766 में स्वीडन में बना था ये। इसके बाद फिर अमेरिका में बना था दूसरे नंबर पे, फिर नॉर्वे में बना था। ठीक, तीसरे नंबर पे नॉर्वे में बना था। और यहीं पर और ध्यान रखोगे स्वीडन में ही और क्या बना था, लोकपाल। लोकपाल भी स्वीडन में बना था, ये भी ध्यान रखोगे। ठीक, अम्बुड्समैन के नाम से। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले तमिलनाडु में ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अगला, आरटीआई एक्ट 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी। तीन बातें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी होती हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, संसद से कब पारित हुआ था, यानी लोकसभा से और राज्यसभा से, और उसके बाद में लागू कब हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर राष्ट्रपति की स्वीकृति पूछी गई है। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी,
तो 12 मई 2005 को, या फिर 15 जून 2005 को, या फिर 12 अक्टूबर 2005 को, या फिर 26 सितंबर 2005 को। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति की स्वीकृति पूछी गई है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जून 2005। ठीक। अगर संसद की स्वीकृति पूछी जाती तो 12 मई को हो जाती। ठीक है। और 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ है तो संपूर्ण देश में। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिनियम से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है, यानी जो केस है, पीआईएल में भी कराए हैं हमने ये केस। जिन्होंने पीआईएल वाली वीडियो नहीं देखी है उसमें महत्वपूर्ण केस कराए हैं, वो देख ले जा करके। अधिनियम से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है, तो यहाँ पे मेनका गांधी बनाम भारत संघ, या फिर गोलकनाथ बनाम भारत संघ, या फिर मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ, या फिर राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश। ये और ध्यान रखोगे, जो राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश है ये आपात से संबंधित भी है। ठीक। यानी जो 1976 में आपातकाल लागू हुआ था, इंदिरा गांधी ने लगाया था, वो इसी केस से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है। अन्य की बात करें, जैसे मेनका गांधी है तो पासपोर्टवाद के नाम से जाना जाता है, ये पासपोर्टवाद। ठीक। गोलकनाथ जमीन से संबंधित विवाद था पंजाब का, और मिनरवा मिल्स न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित था। ठीक है। फिलहाल इसका सही आंसर राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश, ये इससे संबंधित वाद है। अगला क्वेश्चन है हमारा अब, भारत में जो आरटीआई अधिनियम है ये सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो दोस्तों बताओगे से सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तमिलनाडु में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले जो आरटीआई लागू करने वाला राज्य था भारत का, वो था तमिलनाडु। ठीक। तमिलनाडु राज्य ने इसे लागू किया था 1997 में। ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये गोवा में लागू हुआ था, फिर मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक है। और संपूर्ण भारत की बात की जाए तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ये पूछा गया है सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो तमिलनाडु राज्य में लागू हुआ था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है अब, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी जो 2005 का अधिनियम बनाया गया था आरटीआई, इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद में बनाया गया था ये, या फिर सुंदर बहुगुणा के आंदोलन के बाद में, या फिर मजदूर किसान शक्ति संगठन के आंदोलन के बाद में, या फिर अटल बिहारी जी के आंदोलन के बाद में। तो दोस्तों 1990 के दशक में राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन आंदोलन हुआ था 1990 के दशक में। इसके बाद में आरटीआई को लागू किया गया था 2005 में। ठीक है। अगर अन्ना हजारे की बात की जाए तो अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद में लोकपाल को लागू किया गया था, ठीक, 2013 में। और सुंदरलाल बहुगुणा ये संबंधित है पर्यावरण से, यानी चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में चलाया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट 2005 में संशोधन कब हुआ। दोस्तों संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल ही जाता है कि इस एक्ट में कब संशोधन हुआ था, या फिर ये एक्ट किस एक्ट की जगह पर लाया गया था। तो इसमें जो संशोधन हुआ था दोस्त 2019 में हुआ था। ठीक है। 2019 में आरटीआई में, और जो कल बताया था 2018 का भ्रष्टाचार अधिनियम वाला, ठीक, भ्रष्टाचार में 2018 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर आरटीआई में इसलिए 2019 में संशोधन हुआ इसका। ठीक। अगला क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट 2005 का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों दो तीन बातें कॉमन हमें जाननी होती है इसमें, कि अधिनियम कब आया और क्यों आया। ठीक। दो बातें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी उद्देश्य और वर्ष। तो जो आरटीआई है ये क्यों बना था, तो सरकारी कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए, या फिर सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, या फिर नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। यानी इसके द्वारा
सरकारी कार्य में पारदर्शिता लाई जाती है। जैसे मान लो सरकार कोई काम कर रही है और हमें उसकी जानकारी चाहिए, तो हम आरटीआई के द्वारा उसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक। सरकार को जवाबदेह बनाना, यानी सरकार उसका जवाब देना ही पड़ेगा सरकार को। ठीक। जैसे हमने किसी चीज़ की जानकारी मांगी है तो सरकार को उसका जवाब देना ही पड़ेगा, और इस वजह से जो नागरिक होते हैं सशक्त बन जाते हैं। इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरटीआई किस भाषा में दायर की जाती है? तो दोस्तों आरटीआई अगर आपको हिंदी आ रही है तो हिंदी में दायर कर सकते हो, अंग्रेजी वाले हो तो अंग्रेजी में कर सकते हो, और दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है अपनी टूटी भूसी यानी जो स्थानीय भाषा है इसमें भी दायर कर सकते हो, यानी ये सभी में कर सकते हैं। और दूसरी बात, और इसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कैसे भी दायर कर सकते हैं। दो तरीके से दायर होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और इसका जो खर्च होता है वो 10 रुपये होता है सामान्यतः, यानी 10 रुपये का एक डीडी लगता है इसमें। लेकिन जो बीपीएल वाले हैं, बीपीएल और SC ST, ठीक, SC ST वाले ये निःशुल्क जानकारी मिलती है इनको। तो दो तीन बातें ध्यान रखनी है इसमें। कौन सी? एक तो आरटीआई हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में दायर की जा सकती है। ठीक है, यानी इन सभी में। दूसरा, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जाती है। ठीक। और इसका जो खर्च होता है वो 10 रुपये सामान्यतः होता है, 10 रुपये का डीडी लगता है। और अगली बात, इसमें बीपीएल और जो SC ST वाले होते हैं वो फ्री में जानकारी ले सकते हैं इसकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अब, किस धारा में सूचना पाने का अधिकार है? दोस्तों यहाँ पर आती है ये धाराएं अब। ठीक। किस धारा में सूचना पाने का अधिकार है? तो धारा 3 या धारा 5 या धारा 6 या फिर धारा 7। जो बच्चा इसे थ्योरी बनाना चाहता है तो थ्योरी भी बड़े आराम से बना सकता है। उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट किए गए हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर इनको डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे इस वीडियो से, और ऐसे बनेंगे जो पेपर में आएंगे। बताओगे इसका किस धारा में सूचना पाने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर धारा 3 हो जाएगा। धारा 3 में सूचना पाने का अधिकार है। अब बात की जाए धारा 5 की, तो धारा 5 में जो लोक अधिकारी होते हैं यानी सूचना अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, सूचना अधिकारियों की नियुक्ति। और धारा 6 के तहत हमें आवेदन करना होता है। धारा 6 में आवेदन कर सकते हैं सूचना पाने के लिए, और आवेदन मैंने बताया है हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा, किसी भी भाषा में कर सकते हैं। ठीक। और धारा 7 में होता है सूचना का निपटारा, यानी सूचना कितने दिन के अंदर आवेदक को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 30 दिन का टाइम दे रखा होता है धारा 7 में, 30 दिन के अंदर सूचना दे दी जाएगी। फिर से समझेंगे एक बार। धारा 3 में सूचना पाने का अधिकार है। ठीक है। धारा 5 में जो लोक अधिकारी होते हैं यानी सूचना अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति होती है धारा 5 में। ठीक। धारा 6 में आवेदन किया जाता है सूचना के लिए, और धारा 7 में निपटारा होता है सूचना का, यानी 30 दिन के अंदर निपटारा किया जाता है, यानी सूचना दे दी जाती है आवेदक को। अगला क्वेश्चन, तीसरे व्यक्ति अर्थात पर व्यक्ति को किस धारा में बताया गया है? यानी थर्ड पर्सन से संबंधित अगर कोई सूचना होती है तो उसे कौन सी धारा में यहाँ पर बताया गया है? तो इसका सही आंसर फिलहाल 11 हो जाएगा, यानी ये डी ऑप्शन। इसमें तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की गई है। अगर अन्य की बात की जाए तो धारा 8 में सूचना के प्रकट किए जाने से छूट है, यानी इसमें सूचना न देने वाले कुछ पॉइंट दे रखे हैं। जैसे मंत्रिपरिषद से संबंधित है कुछ, या फिर देश की एकता अखंडता से संबंधित है, या फिर जो न्यायपालिका वाले मामले हैं, या फिर रक्षा वाले मामले हैं, इनसे संबंधित जो सूचना होगी वो नहीं दी जाएगी। इसमें छूट दी गई है धारा 8 में। और धारा 9 में कुछ मामलों में छूट दी गई है। ठीक है, जो विशेष प्रकार के मामले होते हैं। और धारा 10 में पृथक्करणीयता यानी आंशिक मामलों में छूट दी गई है। जैसे हमने कुछ सूचना मांगी है तो वो पूरी सूचना न दे करके उसमें से थोड़ी बहुत सूचना दे दी जाती है, वो आता है धारा 10 में। ठीक। अगला क्वेश्चन,
केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा में है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन दोस्तों, एक बार तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है और एक बार राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। यानी ये समवर्ती सूची का विषय है, ये भी ध्यान रखोगे। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के ही आयोग हैं, ठीक है। यानी राज्य सूचना आयोग है और केंद्रीय सूचना आयोग है। तो यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन पूछा गया है, किस धारा के तहत किया जाता है? ठीक, तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 के तहत किया जाता है। इसका गठन करता कौन है? तो केंद्र सरकार करती है, ठीक है, केंद्र सरकार। इसमें एक अध्यक्ष होता है, यानी एक मुख्य आयुक्त होता है और 10 अन्य आयुक्त होते हैं। ये संख्या भी ध्यान रखनी है, एक मुख्य होता है और 10 अन्य होते हैं। देखिए दोस्तों, गठन तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन जो ये आयुक्त हैं ये राष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखना है। अगर आयोग का गठन पूछा जाए तो केंद्र सरकार, और इनमें जो व्यक्ति हैं यानी सदस्य और मुख्य, ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इनको। अगर अन्य विकल्पों की बात की जाए तो धारा 13 में है पदावधि, यानी जो 10+1 यानी मुख्य और अन्य आयुक्त हैं, इनकी पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है धारा 13 में, ठीक है। इनकी पदावधि होती है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। पदावधि यानी 5 या 65, जो भी पहले हो, ये ध्यान रखना है। और धारा 14 में है पद रिक्त होना, यानी रिक्तता, रिक्तता, ठीक। ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति महोदय को, और राष्ट्रपति महोदय इनको हटा सकते हैं। अब ये तीनों ध्यान कैसे रखने हैं, मैं इनकी ट्रिक बता रहा हूँ। 12, 13, 14 की। तो इसकी ट्रिक ग प री, ठीक है। 12, 13, 14, गा से गठन, पा से पदावधि और री से रिक्त स्थान, ठीक। गपरी। 12, 13, 14, ये केंद्रीय सूचना आयोग की भी यही ट्रिक रहेगी और राज्य सूचना आयोग की भी यही ट्रिक रहेगी, ठीक। ग प री, ग से गठन, पा से पदावधि और री से रिक्त स्थान होना, ठीक। अगला क्वेश्चन, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पद अवधि किस धारा में है? तो दोस्तों मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी, गपरी, ठीक है, ग प री, ठीक। तो यहाँ पर ये 15 में, ये 16 में और ये 17 में। अब यहाँ पर पूछा गया है पद की अवधि, पद की अवधि कौन सी में है? तो धारा 16 में, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी 15 से 17 तक गपरी, गपरी यानी गठन, फिर पदावधि, फिर रिक्त स्थान, इसके बारे में बात की गई है। और जो केंद्र वाला है, केंद्र वाला ये 12 से 14 तक, केंद्र वाला 12 से 14 तक और राज्य वाला 15 से 17 तक, 15, 16, 17, ये राज्य का है गपरी और ये केंद्र का है गपरी, ठीक है। ये ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सूचना भ्रामक या समय से नहीं मिलती तब अपील किस धारा के तहत होती है? यहाँ पर अपील पूछा गया है दोस्तों। अभी हमने पढ़ा था धारा 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी 12 से 14 तक केंद्र और 15 से 17 तक राज्य। अब इसके बाद में 18 से 20 तक, यानी ये वाले जो है, इसकी भी एक अलग ट्रिक रहेगी, ठीक। यहाँ पर गपरी, गपरी सैड, SAD, ये ध्यान रखना है। गपरी, गपरी सैड, यानी 12 से 20 तक हमारी धाराएं क्लियर हो जाएंगी इनसे। गपरी, गपरी सैड, स से शक्तियां हो जाएंगी 18 में, ठीक। 19 में अपील हो जाएगी और 20 में दंड हो जाएगा। यानी स से शक्तियां, अ से अपील और डी से दंड। यहाँ पर अपील पूछा गया है किस धारा में है? तो धारा 19 हो जाएगा, ठीक। फिर से समझिए, धारा 18 में,
शक्तियां हैं आयोग की। ठीक। धारा 19 में अपील है, धारा 20 में शास्ति यानी दंड। यानी इसका आंसर 19 हो जाएगा। अपील जो है ये धारा 19 में है। जो अपील होती है ये भी ध्यान रखोगे, अपील जो प्रथम अपील होती है वो 30 दिन के अंदर प्रथम सूचना अधिकारी को की जाती है। ठीक। प्रथम सूचना अधिकारी को, और 90 दिन के अंदर सूचना आयोग को की जाती है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखोगे, जो अपील की जाती है 30 दिन के अंदर प्रथम अपील अधिकारी को और 90 दिन के अंदर सूचना आयोग को। राज्य सूचना आयोग या फिर केंद्रीय सूचना आयोग किसी में भी कर सकते हैं, तो ये टाइम भी आपको ध्यान रखना है। और धारा 19 के तहत। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? गलत कथन बताना है इसमें, कौन सा गलत है। तो केवल भारतीय नागरिक सूचना मांग सकता है, बिल्कुल सही बात है। यानी जो आरटीआई के तहत आवेदन दायर कर सकता है वो केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक। दूसरा, सूचना मांगने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें वकील की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल वकील की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। ठीक। तो ये भी सही है। सूचना केवल दस्तावेजी रूप में दी जाती है, यही गलत है। दस्तावेजी के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी दी जाती है। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका डी गलत है। जैसे हमने ऑनलाइन सूचना मांगी है तो उसकी जो सूचना दी जाएगी वो ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही दी जाएगी। अगर ऑफलाइन मांगी है तो दस्तावेज रूप में दे दी जाएगी उसकी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेदक को सूचना सामान्य रूप से कितने दिन में मिलती है? तो दोस्तों, आवेदक को जो सूचना मिलती है सामान्य रूप से 30 दिन में मिलती है। ठीक है। और धारा 7 के तहत, ये भी ध्यान रखोगे, धारा 7 के तहत निपटारा किया जाता है सूचना का। अगर मानव जीवन से संबंधित है तो 2 दिन के अंदर, अगर थर्ड पार्टी से संबंधित है तो 35 दिन के अंदर, और विशेष परिस्थितियों में 45 दिन के अंदर। ये भी ध्यान रखना है। मानव जीवन से संबंधित है तो 2 दिन के अंदर, सामान्य परिस्थिति में 30 दिन के अंदर, और थर्ड पार्टी यानी तीसरे व्यक्ति से संबंधित है तो 35 दिन के अंदर, क्योंकि 5 दिन उस तीसरे व्यक्ति को नोटिस देने में भी लग जाता है कि आपकी सूचना दी जाए या नहीं दी जाए। और विशेष परिस्थितियों में 45 दिन, जैसे लॉकडाउन वगैरह लग गया था। ठीक है। तो ये धारा 7 के तहत है, ये भी ध्यान रखना है। यानी आवेदन का निपटारा जो किया जाता है सूचना का वो धारा 7 के तहत, और जो आवेदन किया जाता है वो धारा 6 के तहत है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सभी क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे हैं और प्यार से हम पढ़ रहे हैं इनको। ठीक। क्वेश्चन है, प्रथम मुख्य सूचना अधिकारी कौन था? पहला मुख्य सूचना अधिकारी यहाँ पर पूछा गया है, तो ये कौन थे महोदय? तो ये पहले मुख्य सूचना अधिकारी ये थे वजाहत हबीबुल्लाह। ये सामरिया वर्तमान में है। ठीक है। दीपक संधू ये पहली महिला है, ये फीमेल है पहली, दीपक संधू जो है ये। ठीक है। रंगनाथ मिश्रा, इनको जानते ही हो, मानवाधिकार आयोग के पहले थे ये। ठीक। अगला क्वेश्चन, सूचना न देने पर या गलत सूचना देने पर अधिकतम कितना जुर्माना लग सकता है? तो दोस्तों, जो दंड बताया गया है वो धारा 20 में बताया गया है। सैड करके हमने एक ट्रिक बताई थी 18, 19, 20 की। ठीक है। सैड, शक्तियाँ, अपील और दंड, धारा 20 के तहत दंड बताया गया है। पर अधिकतम जुर्माना पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर 25,000 हो जाएगा। अगर प्रतिदिन के हिसाब से पूछा जाता तो फिर 250 हो जाता। ठीक। अगला क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब 2 क्वेश्चन को आपके आंसर बताने हैं। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है दोनों। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रथम अपील किसको एवं कितने दिन के अंदर की जाती है? यानी पहली अपील किसको और कितने दिन के अंदर की जाती है, और कौन सी धारा में की जाती है ये भी बताना साथ साथ में। ठीक है।
और दूसरी अपील किसको की जाती है वो भी बता देना। अगला क्वेश्चन, अगर सूचना 30 दिन में प्राप्त नहीं होती तो उसे सूचना अधिकारी द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, अस्वीकृत माना जाता है, आरक्षित रख लिया जाता है या फिर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसका आंसर भी आपको बताना है। ठीक है, अगला टॉपिक हम कल को कराएंगे, उसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों जो टॉपिक ज़्यादा बड़ा होगा उसमें लगभग हम 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के करीब रखेंगे, लेकिन एक टॉपिक एक क्लास में हम पूरा करवाएंगे। ठीक है, लगभग जो नॉर्मली वीडियो रहेगी 20 मिनट से लेकर के 40 मिनट 50 मिनट तक की रहेगी समथिंग। ठीक, इससे बड़ी नहीं करेंगे हम, लेकिन पूरा टॉपिक एक बार में रिवाइज हो जाएगा हमारा। और चाहो तो इससे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल को।